ये जश्न की तस्वीरें हैं। ईरान में जश्न मन रहा है और 87 साल के खामनेई, जिनका रिश्ता भारत से है, यूपी के बाराबंकी से है, वो दुनिया के ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। जी हाँ, और ये दो शख्स जिसे दुनिया अब सबसे ज़्यादा तानाशाह मान रहा है, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से निर्दोष लोगों का हत्यारा है। दरअसल ये बात साफ हो चुका है कि ट्रंप और इजराइल ईरान पर तेल के लिए कब्जा करना चाहता था। परमाणु बम तो ये बहाना है। वहीं ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि हमारे पास परमाणु बम जो है और हमारी जो मिसाइल तकनीक है उस पर हम काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा झूठ इजराइल का बेनकाब हुआ है। वो तमाम सैन्य कमांडर जिनको कहा गया था कि मार डाला गया है, वो सब के सब अब सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं भक्तों को पहले दिन से बता रहा था कि इस युद्ध में ईरान जीतेगा, इजराइल घुटनों पर आएगा, अमेरिका की हैसियत तय हो जाएगी। सोचिए, आज अमेरिका जो भी है सुपर पावर है, मैं मानता हूं, उसके पास B-2 बॉम्बर है, उसके पास F-35 है, बड़ी इकॉनमी है। क्या ये सब ट्रंप ने किया है? क्या पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं है? कैनेडी से लेकर अब्राहम लिंकन से लेकर जॉर्ज वाशिंगटन DC से लेकर ये सब लोग क्या निकम्मे थे? बस ये आदमी मार्केटिंग कर रहा है। और मार्केटिंग क्या कर रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनना चाह रहा है, मवाली, डॉन, कि मैं जो कहूं वही करो। अब ये स्पेन को कह रहा है, जो नेटो का सदस्य है, कि अपना सैनिक बजट 5% बढ़ाओ, मतलब हमसे हथियार खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को चाहता है। सोचिए, वो पाकिस्तान को मिसाइल बेच रहा है, फाइटर प्लेन बेच रहा है, और भारत को कहता है कि तुम भी हमसे F-35 खरीदो। जिस F-35 को भारत ने तिरुवनंतपुरम में लॉक करके गिरा दिया है, न वो चल पा रहा है न उड़ पा रहा है। सोचिए, ये एक हाथ से एक देश को हथियार बेचता है और एक हाथ से ये दूसरे देश को वायु रक्षा प्रणाली बेचता है। मतलब वो बम गिराएगा तो तुमको ऐसे बचना है। ये दरअसल हथियारों का दलाल है। ये अब ये नया संघी है जो स्कूल नहीं खोलेगा, अस्पताल नहीं खोलेगा। पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते थे, दुनिया को आर्थिक मदद करते थे कि आपके यहाँ स्कूल बने, अस्पताल। आप भाई दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो आप परोपकार करेंगे तभी दुनिया का सम्मान आपको मिलेगा ना। मान लीजिए आप गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, आप स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे। आप राज्य के अमीर आदमी हैं, आप देश के अमीर आदमी हैं, तो परोपकार का काम करेंगे ना। अब हमारे वाले धन्ना सेठ क्या करते हैं सो तो आपको पता है, अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाते हैं ना। ये तो कोई स्कूल बनाएंगे, ना यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ना रिसर्च सेंटर बनाएंगे। अब जाकर सुन रहा हूं कि अडानी ड्रोन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अंबानी क्या कर रहा है? ये नमक से लेकर तेल, मिर्ची, प्याज तक बेचेगा, लेकिन कोई नई तकनीक और रिसर्च नहीं करवाएगा। एलन मस्क क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। वॉरेन बफेट क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट क्या था? रिसर्च था। गूगल क्या है? रिसर्च है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका सीधा सीधा ईरान से संबंध है। सोचिए, ईरान ने जिस तरह से अपने मिसाइल्स बनाए, जिस तरह से अपने देश को मजबूत किया, इसलिए आज 87 साल के खामनेई ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। और ईरान ईमान के साथ था, ईरान इंसानियत के साथ था, ईरान मानवता के साथ था। इसलिए आज खामनेई ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। और ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की 2 रुपए की हैसियत नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ ईरान में महिलाएं निकल रही हैं सड़कों पर, सिर्फ ईरान में जश्न मन रहा है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां अमेरिका और इजराइल के गुंडागर्दी के खिलाफ लोग खुश नहीं हैं। और सोचिए, अमेरिका में तो ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आप सोचिए, इस युद्ध में, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में, क्या ये बराबरी का युद्ध है? भारत का क्या इतिहास रहा है? सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा और जब देखा कि कलिंग के लोग छत विछत हो गए, तो उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया, बुद्ध का रास्ता अपनाया, मानवता, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का रास्ता अपनाया। वहीं से हमारा संविधान आया है। अगर आप दूसरे के तकलीफ में मजा ले रहे हैं, भक्त वही करते हैं।
इनको लगता था कि जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन को तबाह कर दिया, गजा को मलबे में तब्दील कर दिया, ईरान को भी यही करेगा। और यही मुस्लिम फोबिया है, इस्लामी फोबिया है। लेकिन हम लोग न्याय के साथ थे। हम आपको ईरान जो मार रहा था वो खबरें दिखा रहे थे। ईरान ने तकनीक पर काम किया है, लेटेस्ट मिसाइल बनाए हैं। ईरान ने पूरी तरह से दुनिया को बताया है कि 21वीं सदी में अगर आपको लीड करना है तो आपको तकनीक और आधुनिक हथियार पर काम करना पड़ेगा। और इसी का नतीजा है कि खामनेई एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। इजराइल का कद इतना छोटा हो गया है कि उस पर कोई भी हमला कर सकता है। अमेरिका की तूती जो बोलती थी दुनिया में, वो अब घट रहा है। इस युद्ध ने कई सारे परसेप्शन साफ कर दिए हैं। एक तो ईरान को पता है कि दोबारा इजराइल पलटवार करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा भी है कि जैसे ही अमेरिका फिर से हमला करेगा, जब वो परमाणु डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सिर्फ ईरान ही नहीं, ग्लोबली इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया सचेत है, पूरी दुनिया के लोग नज़र जमाए हुए हैं। दुनिया भर के मीडिया में लिखा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ईरान पर, ये दरअसल तेल पर कब्जा की कोशिश थी। ये दरअसल ईरान को मिडिल ईस्ट का लास्ट देश बचता है। अमेरिका ने खाड़ी देशों को लगभग कब्जा कर लिया है, लगभग कब्जा कर लिया है। बस एक सीरिया बचा था जहां से असद को भगा दिया गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया। एक ईरान बचा था जिस पर कब्जा करने की कोशिश थी। अमेरिका सिर्फ हथियार बेचना चाहता है और यही हालत चीन की भी है। मैं फिर कह रहा हूं, चीन कई मामलों में सही है। भले वो ईरान के साथ था, भले वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है जैसे अमेरिका युद्ध में आया। रूस और चीन को ईरान के साथ युद्ध में आना चाहिए था। ये साफ साफ मैसेज है कि कम से कम अमेरिका और चीन किसी का सगा नहीं है। ये हथियारों के सप्लायर हैं। इन दोनों में रेस है कि कौन आगे निकले। चीन भी अपने पड़ोसी देश ताइवान के साथ, जापान के साथ इसी तरह की बदसलूकी करना चाहता है। उसने इसी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। कई बार तो वो भारत पर हस्तक्षेप करता रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, इंसानियत और ईमानदारी का मतलब है कि कोई देश जिसकी संप्रभुता पर कोई हमला करना चाहे ताकत के दम पर, उसके खिलाफ दुनिया को खड़ा होना चाहिए। और यही था नैम कंट्री। 110 देश थे, गुट निरपेक्ष देश, जो न अमेरिका के साथ थे, न रूस के साथ थे, न चीन के साथ थे। वो सिर्फ और सिर्फ उन देशों के साथ थे जिनके साथ नाइंसाफी होगी। आज भी दुनिया में ऐसे 200 देश हैं, 150 देश हैं जो अमेरिका और चीन से नहीं लड़ सकते हैं, रूस से नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या उन पर कब्जा कर लेना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। और ये भारत की पॉलिसी रही है, ये भारत की विदेश नीति रही है। नैम गुटनिरपेक्ष देशों की भारत हमेशा से गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा रहा है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री आए हैं वो कभी इजराइल के साथ तो कभी अमेरिका के साथ दिखते हैं। लेकिन आपने देखा कैसे अमेरिका ने इस युद्ध में अपने फायदे के लिए मुनीर को बुलाया और कहा कि तुम हमें ईरान के बारे में बताओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। वहीं B2 बम और स्प्रिट को रिफिल किया गया। मुनीर ने ही तीनों जो परमाणु अड्डे थे उनको उनकी मैप दिए, जानकारी दी। लेकिन सोचिए, ईरान हीरो बनकर उभरा है। 87 साल के खामनेई, जिनका रिश्ता भारत से है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जिनके दादा शिफ्ट हुए थे ईरान, ये हीरो की तरह उभरे हैं। एक 87 साल के बुजुर्ग ने दिखा दिया कि अगर आप इंसानियत के रास्ते पर हैं और आपके पास तकनीक है तो आप किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये तय है, इजराइल देर सवेर फिर कोशिश करेगा, अमेरिका फिर कोशिश करेगा। लेकिन ईरान की ताकत ने सिर्फ ईरान की जीत नहीं है, इस देश के हर उस देश की जीत है जिसको लगता था कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या आधुनिक फाइटर प्लेन नहीं है तो कोई हमको नेस्तनाबूद कर देना। ये जीत हर उस देश की है और हर उस दुनिया को पता चलेगा कि विज्ञान पर काम करना होगा, तकनीक पर काम करना होगा। मैं तो गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ जो गोबर भक्त हैं वो अब कम से कम सरकार से डिमांड करे कि हमें नए मिसाइल चाहिए, नए ड्रोन चाहिए, नए फाइटर प्लेन चाहिए।
हमें अपने डेवलपमेंट करने होंगे। कब तक दूसरे के सहारे रहेंगे? हमारे अपने जो धन्ना सेठ है, जो मिर्ची, चटनी, अचार, नमक सब बेचते हैं, लेकिन वो रिसर्च में नहीं जाते हैं। क्या हमारे देश में रक्षा कंपनियां नहीं बन सकती है? क्या करते हैं लोग पैसा का? ये लोग कोई रिसर्च नहीं करते हैं। अमेरिका से, चाइना से, वियतनाम से, छोटे छोटे देश से, जो हमसे ताइवान से खरीद के लाके 100 रुपए का सामान और यहाँ 500 में बेचते हैं, और अपने आप को कहते हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। ये लोग जातिवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, कर्मकांडी हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इनका बच्चा विदेश पढ़ता है, इनकी संपत्ति विदेश में, इनका घर विदेश में है, यहां सिर्फ व्यापार करते हैं। जिस दिन आप मुसीबत में ये देश पड़ेगा, ये सबसे पहले झोला उठा के चल देंगे। माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, मेहुल चौकसी चला गया, लाखों लोग हर साल यूरोप और मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। विवेक ओबराय चला गया। ये राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं। जो राष्ट्रवादी होगा वो इस देश का पैसा कमाया हुआ इसी देश में इन्वेस्ट करेगा। वो रिसर्च सेंटर खोलेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा, डेंटल कॉलेज खोलेगा, विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण को बचाएगा। वो स्कूल, अस्पताल, इंसानियत के लिए, स्पोर्ट्स, इनको बढ़ावा देगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लालची, ये अपने बच्चों को यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुनिया के बेहतरीन देशों में जहां पॉल्यूशन नहीं है, जहां इन्वायरमेंट है, जो तकनीकी रूप से मजबूत देश है, वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और हम भारत के लोगों को लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जातिवादी और मनुवादी अंधविश्वास से घिरे लोग हैं। इनका काम है, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ये। सोचिए, एलन मस्क कब पैदा हुआ? टाटा से पहले सबसे बड़ा अमीर कैसे बन गया? अमेजन कब पैदा हुआ? अंबानी, अडानी के बाद दुनिया का सबसे अमीर कैसे बन गया? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, वो इन्वेस्ट करता है, वो तकनीक पर काम करता है। इसीलिए वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, सबसे अमीर बिजनेसमैन बना। लेकिन हमारे वाले हल्दी प्याज से लेकर सारा बिजनेस करेंगे, बस इन्वेस्टमेंट, रिसर्च नहीं करेंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, रिसर्च सेंटर नहीं खोलेंगे। खोल भी दिए तो जातिवाद और मनुवाद का वहां धागा लटका देंगे, नींबू मिर्ची, कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी न जा पाए। ईरान की जीत कई सवाल पैदा करता है। सवाल ये पैदा करता है कि क्या अमेरिका, इजराइल जैसे देशों का तानाशाही सहा जाए? मुझे लगता है मिडिल ईस्ट भी आज़ाद होगा, और देर सवेर मिडिल ईस्ट आज़ाद होगा। देर सवेर जो है अमेरिका मिडिल ईस्ट से फरार होगा। और सवाल गजा की आज़ादी की है, फिलिस्तीन की आज़ादी की है, और ईरानी लोग उसको आज़ाद करवाएंगे। सोचिए, लगातार इजराइल और गजा पर हमले हो रहे हैं, कर रहा है, अभी भी निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। तो ईरान की जीत तभी मुकम्मल होगी जब वहां पर भी गजा और फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी। दुनिया में जश्न है। अमेरिका पर लोग थू थू कर रहे हैं, इजराइल मुंह दिखाने लायक नहीं। आप सबको पता है, इजराइल ने इसलिए हमला किया क्योंकि उसे पता था कि इजरायली प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है। वो चारों तरफ से भ्रष्टाचार में गिरा हुआ है। देश में उसके खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। उसकी बीवी, उसका बेटा, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और सोचिए, उसने राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे इजराइल के लोगों को जिंदगी खतरे में डाल दिया। ईरान ने जो ताकत दिखाई है, पूरी दुनिया में जश्न है, ईरान में जश्न है। और अब कम से कम दुनिया के देश तकनीक पर काम करेंगे जो जिनके पास हथियार नहीं, और भारत को इस पर करना चाहिए। हमें लगता है 2014 से हम लोग अंधविश्वास और कर्मकांड में जकड़ गए हैं। जातिवाद तो इस देश के खून में घुसा हुआ है, जो अब तक 75 साल हो गए संविधान बने, फिर भी नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन संविधान की चक्की है, धीरे धीरे पिसती है, पीसेगी जरूर। जातिवाद खत्म होगा, लेकिन ये जो नया रोग सांप्रदायिकता का है, धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, इसको भी खत्म करना होगा। इस देश को मजबूत और एक बेहतर मुल्क बनाना है तो हमें विज्ञान, प्रकृति को बचाना होगा, विज्ञान को बचाना होगा, और इस देश से जातिवाद और सांप्रदायिकता को खत्म करना होगा। और भारत की दुनिया में साख है। हम दुनिया भारत को बुद्ध की धरती मानता है, जिन्होंने दुनिया को सत्य, न्याय और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। सम्राट अशोक की धरती है, जिसमें न्याय था, परोपकार था। उस समय
सम्राट अशोक ने सिकंदर के देश में दवाइयाँ भिजवाई।